तो तट से टकराकर टूटेगा कहर। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। इस वक्त मेरी जो पीछे वीडियो वॉल चल रही है, इसकी तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 साल पहले एक भयानक मंजर, वो तूफान जो 1998 में गुजरात से टकराया और हजारों का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ, पूरे देश से बुरी खबरें आई थी। लेकिन इस बार फिर से उसी 25 साल की याद फिर से ताजा हो चुकी है, क्योंकि गुजरात के तट से ही बिपरजॉय टकराने वाला है। आपसे महज कुछ घंटे कहा जा रहा है बाकी है, जब 15 तारीख को करीब 4:30 बजे के लगभग कच्छ के तट से बिपरजॉय टकराएगा। ये चक्रवाती तूफान कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। खुद गृह मंत्री अपना तेलंगाना दौरा रद्द करते हैं और उन्होंने पूरे के पूरी इस स्थिति पर नजर बनाई हुई है। रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एनडीआरएफ की 37 जो टीमें हैं, उन्हें गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जो तटीय इलाके हैं वहां पर तैनात कर दिया गया है। तटीय इलाकों से लगभग 50,000 लोग हैं जिनको उस इलाके से हटा दिया गया है, उनको वहां से पूरी तरह से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से चक्रवात आगे बढ़ रहा है, न केवल गुजरात बल्कि महाराष्ट्र के भी जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, वहां पर ये इसके नुकसान वाली तस्वीरें आने की आशंका, संभावना बनी हुई है। तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इन तैयारियों के बीच अब भी मन में डर और भय है कि जब तट से टकराएगा बिपरजॉय तो किस तरीके का कहर टूटेगा। क्या 1998 वाला वो मंजर एक बार फिर से सामने होगा, या जिस तरह से भारत ने बीते कुछ सालों में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत किया है, उन तैयारियों के आगे ये कहर टूट जाएगा। ये सब कुछ आज चर्चा का विषय होगा। कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं होगी, बल्कि इस तूफान से किस तरह से बचा जाए और गुजरात में खास तौर से तटीय इलाकों के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए क्या कुछ खास किया जाए, कैसी प्रार्थनाएं हो, ये सब कुछ होगा आज चर्चा में। हमारे साथ कुछ ही देर में विशेष अतिथि जुड़ेंगे, उनसे कराऊंगी आपका परिचय। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके सामने वो रिपोर्ट रखते हैं जो बता रही है कि किस तरीके से बिपरजॉय से निपटने के लिए पूरा देश यानी हम तैयार हैं। अरब सागर से उठा तूफान बिपरजॉय रौद्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिपरजॉय के गुजरात से टकराने में एक दिन से भी कम समय बचा है। 15 जून की शाम तक बिपरजॉय कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराएगा। ये वो समय होगा जब लगभग 150 किलोमीटर घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके चलते गुजरात और मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। बिपरजॉय को लेकर आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भयावह बनते जा रहे बिपरजॉय से कम जान माल का नुकसान हो, इसे लेकर गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन में है। गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों में 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने बिपरजॉय को लेकर सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह अपनी तेलंगाना यात्रा रद्द कर बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों में जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेनाओं से बात कर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। किसी भी हालात से निपटने के लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। निगरानी के लिए आरपीएफ के 2500 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आपदा विभाग की सभी टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई। परंपरा के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य शिखर पर 5 बार ध्वज बदला जाता है, लेकिन मंगलवार से यहाँ ध्वज नहीं फहराया गया, बल्कि मंदिर पर 2 बार ध्वज फहराए गए हैं। मान्यता है कि इससे आपदा टल जाती है। मंदिर प्रशासन ने तय किया कि 17 जून तक मुख्य शिखर पर नया ध्वज नहीं लगाया जाएगा। तूफान को देखते हुए 15 जून को मंदिर बंद रहेगा।
सुदर्शन न्यूज द्वारकाधीश से प्रार्थना करता है कि बिपरजॉय तूफान घातक साबित न हो और बिपरजॉय से ज्यादा जानमाल का नुकसान न हो। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो पूरा देश ये बना रहा है कि इस तूफान का कहर ज्यादा नजर नहीं आए, ज्यादा लोग इससे प्रभावित ना हो, लेकिन जिस तरीके से इसकी रफ्तार है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पूरा का पूरा चक्रवाती तूफान जिस तरह से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है उसको समझकर देखकर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। चंद तस्वीरें, तूफान 15 तारीख को टकराने वाला है गुजरात के कच्छ से, लेकिन उसके पहले की जो तस्वीरें आई हैं वो अपने आप में ही इस तूफान की भयावहता और इसकी तीव्रता को बता रही है। कच्छ, मोरबी, ये जखाऊ है, मैं आपको बता दूं, और सूरत, यहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा संकट की जो ये परिस्थिति है उसमें जो पूरा का पूरा ये तटीय इलाका है उसे खाली करा दिया गया है। यहां से लगभग 50,000 जो लोग हैं उनको सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। कच्छ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खासतौर से ये रेडियो और दूरदर्शन के जो एंटीनास थे, जो वहां पर टावर्स थे, वो टूट गए हैं तेज हवाओं की वजह से। मोरबी में भी समुद्र के किनारे जो मछुआरे हैं उनको साफ बोल दिया गया है कि अगले 72 घंटे तक उन्हें समुद्र में नहीं जाना है और इसीलिए नावों को किनारे पर लगा दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं द्वारका, पोरबंदर, मांडवी और मुंबई की भी तस्वीरें, किस तरीके से खास तौर से द्वारका कहा जा रहा है कि यहां पर भारी नुकसान होने की संभावना है, इसीलिए द्वारका में सबसे ज्यादा एनडीआरएफ की टीमों को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा मांडवी और पोरबंदर में भी लगातार बारिश हो रही है। रह के हर 5 मिनट पर मौसम बदल रहा है, हर 5 मिनट 10 मिनट पर यहां पर बारिश का कहर हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और कुछ ऐसा ही हालात पश्चिम महाराष्ट्र का जो एरिया, खासतौर से मुंबई में हाई टाइड की संभावना लगातार बनी हुई है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास आप देख सकते हैं कि अमूमन यहां पर लोगों का जमावड़ा होता है, जो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इस पूरे हिस्से को खाली करा दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कराया गया है, ताकि जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, जान माल का नुकसान नहीं हो। तैयारियां भरपूर की जा रही है। इस महातबाही का महाआतंक चंद तस्वीरों के माध्यम से हम आपके बीच रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये तबाही, महातबाही और ये महाआतंक जो तूफान का होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उस पर किस तरह से पार पाया जाए, इसे लेकर पूरे देश में खासतौर से जो ये इलाके हैं गुजरात और महाराष्ट्र के, इनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार और प्रशासन दोनों ने ही कमर कस ली है। एनडीआरएफ की टीम और सेना दोनों ही अपनी तरफ से मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, तैयार हैं, लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इसे लेकर खास तैयारियां सरकार ने बाकायदा एक वॉर जोन बनाया हुआ है। पल पल की जो जानकारी है वो सरकार के प्रतिनिधि जुटा रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बीच क्या करने की जरूरत है और किस तरीके की परिस्थिति बन रही है, क्या 1998 में जो तूफान आया था उस तबाही की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आएगी, या इस बार जैसा कि आपको याद होगा कि 2021 में तौकते तूफान आया था, लेकिन जो तैयारियां थी उन तैयारियों के आगे तौकते महातूफान भी फीका पड़ गया था। क्या ऐसी ही तैयारियां हैं और इस तैयारी के आगे बिपरजॉय भी फीका पड़ेगा? ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ अब आइए गेस्ट के पास हम आपको परिचय करा देते हैं, जिनसे हम खास तौर से जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त सभी गेस्ट इस वक्त मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक का डीबी दुबे साहब जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एनडीआरएफ के फॉर्मर डीजी ओपी सिंह साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुजरात की जो परिस्थिति है उस पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो तट से टकराकर क्या टूटेगा कहर, आइए सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बिपरजॉय चक्रवाती तूफान है उसका कितना कहर बरपने वाला है और अगर ऐसी परिस्थिति है तो हम कितना तैयार हैं। सबसे पहले उत्कल आपके पास आते हुए, क्योंकि गुजरात ही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित, जिसके सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, खासतौर से जो तटीय इलाके हैं। कितने जिले होंगे, कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना बड़ा दायरा है जो इस बिपरजॉय के संपर्क में आने वाला है, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है? उत्कल, ताजे अपडेट के साथ जानकारी। कच्छ के जो कोस्टल एरिया है उसमें ज्यादा प्रभावित करेगा, जिसमें 10 से 12 जिले आते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में बिपरजॉय का कहर अब अभी से शुरू हो चुका है और अगले 24 घंटे यहाँ इस क्षेत्र के लिए भारी है। आपको बता दें कि इसकी जो भयावहता, इसका अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात सरकार ने पूरा तंत्र, जो पूरा अपना जो वहीवटी तंत्र है
वो सारा कच्छ और सौराष्ट्र के कोस्टल एरिया में लगा दिया है। यहाँ 50 से ज्यादा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। आर्मी, एयरफोर्स और तीनों नेवी, तीनों सेनाओं को लगाया गया है। और गुजरात सरकार के सारे मंत्री इसी जिलों में तैनात है। केंद्र सरकार के गुजरात से आते हुए सारे मंत्री इसी जिलों में लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था तंत्र पर और जो राहत और बचाव कार्य है उस पर निगरानी लगाया जाए। 50,000 से ज्यादा लोगों को तटीय क्षेत्रों से निकालकर सही सलामत सेफ एरियाज में लगाया गया है। गुजरात सरकार ने इस भयावहता से निपटने के लिए 0 कैजुअलिटी का टारगेट बनाया हुआ है। 1 लाख से ज्यादा विज पोल यहाँ एडवांस में लगाए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे होने वाले नुकसान का कितना बड़ा अंदाजा गुजरात सरकार ने लगाया है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क जो ध्वस्त हो चुका है उसके लिए सैटेलाइट और हेम फोन भी लगाया गया है। लावनिका जी, बिल्कुल, यानी ये तय हो चुका है कि सरकार ने भी कमर कस ली है। अगर तूफान तैयार है कहर बरपाने को, तो उस कहर को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन भी तैयार है। ओपी जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति बनती है उसमें एनडीआरएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब से एनडीआरएफ का गठन हुआ है तब से ये देखा गया है कि ऐसी आपदा की स्थिति में अगर कोई संकट मोचक बनकर पहले आता है तो वो एनडीआरएफ की टीम्स ही होती हैं। ये जो तूफान आ रहा है, खास तौर से कहा जा रहा है कि जो 98 में तूफान आया था उसी की इक्विवेलेंट इसकी तीव्रता है। ऐसे तूफानों से बचने के लिए एनडीआरएफ की क्या तैयारी होती है? एक बहुत ही प्रीमियर रिस्पॉन्स एजेंसी है, फोर्स है, और उसका गठन भी इन्हीं नेचुरल डिजास्टर्स और मैन-मेड डिजास्टर्स के लिए किया गया है। सबसे बड़ी चीज है कि एनडीआरएफ का जब से निर्माण हुआ है तब से उसमें आईएमडी हो या सीडब्ल्यूसी हो या एमएचए हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके सारे इनपुट्स को बहुत ही गंभीरता से लिया है उसको और उस पर काम किया है। और यही कारण है कि सारे इनपुट्स को बहुत बढ़िया से विश्लेषण किया जाता है, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है और उनको शेयर किया जाता है। और लाइजनिंग एंड कोऑर्डिनेशन की जो व्यवस्था हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ है वो एनडीआरएफ बहुत बेखूबी से दिखाता है। और यही कारण है कि एनडीआरएफ जो है अपने फोर्स को बहुत ही तीव्र गति से मोबिलाइज करता है, टाइम बाउंड मैनर से मोबिलाइज करता है और प्रोएक्टिवली डिप्लॉय रहता है। और इसमें भी आपने देखा हो कि अरब सागर के क्षेत्र में साइक्लोन को कई दिनों से उसने भीषण रूप ले लिया है। और इस भीषण रूप लेने के कारण एनडीआरएफ की कई टुकड़ियां जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में और देश के अन्य भागों में लगाई गई हैं। और ये अनुमान है कि कल 15 जून को लगभग इस साइक्लोन की जो व्यवस्था होगी, अवस्था होगी, वो 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होगी। और ये भी सोचा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि समुद्री तटों पर जो 2-3 मीटर या 4-5 मीटर ऊंची लहरें भी चल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एनडीआरएफ की भूमिका है वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही पावरफुल होने वाली है। वो इवैक्यूएशन, अभी तक हम लोगों ने 50,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा है, इमरजेंसी शेल्टर्स में भेजा है। और उन सभी मछुआरों को कोस्टल एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, लगभग 20% इस प्रकार की घटनाओं में इम्पैक्ट पड़ता है। और वो इस इम्पैक्ट को कितना हम कम कर सके, कितने हम 0 कैजुअलिटी की तरफ ला सके, कितनी हम जान माल की सुरक्षा कर सके, यही एनडीआरएफ का ध्येय है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कितना जानमाल का नुकसान ना हो, कितनी जानों को बचाया जा सके, कितनी परिस्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, ये एक बड़ा टारगेट होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे कर रही हूँ ओपी सिंह जी, आपसे ही, कि क्या आपको लगता है कि पहले और अब में एक ये बड़ा बदलाव आया कि पहले कोऑर्डिनेशन नहीं होता था विभागों में और इसीलिए हम जो परिस्थितियां देखते थे वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती थी? क्या आपको लगता है कि ये जो एक बैलेंस्ड कोऑर्डिनेशन हुआ है उसकी वजह से कई बार प्राकृतिक आपदाओं में जो 0 कैजुअलिटी का टारगेट रखा जाता है उसे अचीव कर लिया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। 1999 का सुपर साइक्लोन उड़ीसा का था, उस पर हमारे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी और यही कारण था कि अर्ली हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे। और जब से हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया और पिछले 10-15 सालों से हम लोगों ने बहुत ही सिग्निफिकेंट तरक्की की है इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में, पॉलिसीज को डेवलप करने में और लेजिस्लेशन को लाने में, जहां तक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात है। और यही कारण है कि हमारा रिस्क असेसमेंट में या रिस्क आइडेंटिफिकेशन में या डिजास्टर के प्रिपेयर्डनेस में, उसकी तैयारी में या डिजास्टर के रिस्पॉन्स में हमारी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हुए हैं। और यही कारण है कि अब जो है आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्पॉन्स होता है
IMD की मदद से हम पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन देते हैं कि लैंडफॉल हमारा कहाँ होगा, और उस लैंडफॉल के माध्यम से हम जितनी भी तैयारियां कर सकते हैं, चाहे वो इवैक्यूएशन हो, इमरजेंसी शेल्टर हो, पानी की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, जितने भी हमारे रेस्टोरेशन के काम हैं, चाहे वो बिजली के खंभे के गिरने से हो या कम्युनिकेशंस नेटवर्क, मोबाइल टावर के गिरने से हो या रेल की उन सब चीजों को हम सेटल कर लेते हैं, उन सब चीजों को सेटल कर लेते हैं, क्योंकि तकनीक बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है और ये तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। हमारे साथ डीपी दुबे जी भी हैं, जाने माने मौसम वैज्ञानिक हैं। दुबे साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार बीते 72 घंटों से सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ छाया हुआ है खबरों में तो वो बिपरजॉय है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर अब ये जानकारी लोग नहीं दे पा रहे। ये तो कहा जा रहा है कहर टूटेगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये कहर आ रहा है, लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, 12 जून को ये खबर आई थी कि इस तूफान ने अपनी दिशा बदल ली और ये थोड़ा मंद हो गया है, लेकिन फिर 13 जून को पुनः ये गुजरात की तरफ आता है। तो क्या ऐसा होता है कि जब कोई तूफान अपनी दिशा बदलता है, पहले वो मंद होता है और फिर वो ज्यादा तीव्र हो जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है, दिशा से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, डिपेंड करता है कि विंड पैटर्न किस तरह से हो रहा है। तो जिस तरह से विंड पैटर्न होगा उसी डायरेक्शन में जो है साइक्लोन जाएगा। तो और उसमें जो है जितना ये ज्यादा समुद्र में रहेगा, आप देखिए जितनी ज्यादा देर तक ये समुद्र में रहेगा उतना ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि मोस्टली इसको जो एनर्जी मिलती है वो समुद्र से मिलती है, मतलब जो वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, वही उसकी एनर्जी है। तो जितना देर ये समुद्र में रहेगा उतना इंटेंसिफाई होगा। तो इसलिए दिशा के बदलने से इसका ज्यादा कोई संबंध नहीं है। ये है कि इसका जो डायरेक्शन है, पहले ये तो ऐसे इंडिकेशन में रहता कि शायद ये थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो अपर एयर पैटर्न में जो फिर जो चेंजेज आए उससे इसने फिर से जो गति पकड़ी और ये अब ये जो अपनी तरफ आ रहा है, गुजरात की तरफ आ रहा है, तो उससे क्या है, एक तो ये स्ट्रांग हुआ है क्योंकि ज्यादा देर ये समुद्र में है, और दूसरा ये कि ये काफी देर के बाद में आ रहा है, तो इसमें तूफान में काफी ज्यादा ताकत है, काफी ज्यादा विध्वंसकारी जो है उसकी जो विंड्स हैं, जैसे करीब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलेगी, तो बहुत नुकसानदायक है। तो ये नुकसान जो है, ये जैसे कि इसका जो एपिसेंटर बताया जा रहा है वो कच्छ बताया जा रहा है, तो क्या दुबे साहब जब कच्छ से टकराएगा वो सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित होने वाला इलाका होगा, क्या उसके बाद इसकी गति धीमी होगी, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे ये कोस्ट से क्रॉस करेगा, जैसे ये टकराएगा, उसके बाद में जैसे लैंड के इसका सेंटर जैसे लैंड के ऊपर आ जाएगा तो नीचे से उसकी एनर्जी कट ऑफ हो गई, मतलब उसको एक्चुअली एनर्जी कहाँ से मिल रही है, समुद्र से, नीचे से, और जैसे ये लैंड के ऊपर आ गया, जमीन के ऊपर आ गया, तो इसकी एनर्जी नीचे से कट ऑफ हो जाती है, तो फिर ये वीक होने लगता है। तो ये जैसे कच्छ के ऊपर पहुंचेगा फिर ये और वीक होने लगेगा, फिर और आगे राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, फिर और वीक होगा, तो बाद में ये धीरे धीरे लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनिशियली जब ये हिट कर रहा है उसमें एक्चुअली इसमें काफी तीव्रता है, इसलिए जो है कच्छ का एरिया जो है वो उसमें काफी नुकसान होने की संभावना है। नुकसान ज्यादा होने की संभावना कच्छ के इलाकों से। मैं आप तीनों के साथ इस चर्चा को जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो बिपरजॉय के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बिपरजॉय से आखिर किस तरीके की परिस्थिति बन रही है, चंद ग्राफिक्स के जरिए आई जल्दी जरा एक नजर डाल लेते हैं कि क्या परिस्थिति बन रही है। खास तौर से जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि कच्छ के इलाके में सबसे ज्यादा, क्योंकि एपिसेंटर वही रहेगा, इसके साथ ही साथ रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर धारा 144 लागू की गई है। 15 जून तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये अलर्ट है, अलर्ट मोड पर सरकार पूरी तरह से 10 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गांव को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। लगभग 23,000 लोगों को अस्थायी शिविरों में, हालांकि ये संख्या बढ़ चुकी है, जैसा कि उत्कल बता रहे थे, लगभग 50,000 लोग हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया है वहां से। गुजरात में 400 शेल्टर होम बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की कई टीमें यहां पर तैनाती उनकी कर दी गई है। इसके साथ ही साथ तटवर्ती इलाकों में जाने वाली जो ट्रेनें हैं, 67 ट्रेन बताई जा रही हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनें 12 से 15 जून तक एक या अधिक के दिनों के लिए रद्द की गई हैं। तो ये महा तूफान का महा अलर्ट है। किस तरीके से लैंडफॉल होगा आइए जरा जल्दी से ये भी देख लेते हैं। 15 जून को कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास के पहुंचेगा और जखाऊ कहा जा रहा है कि यही एपिसेंटर होगा। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका पूरा का पूरा लैंडफॉल होगा जब तट से टकराएगा। तो जैसा कि अभी दुबे साहब ने भी बताया, ओपी सिंह साहब ने भी बताया कि जब टकराएगा उसके बाद जो इसकी एनर्जी है वो डाउन
डाउन होगी और इसकी रफ्तार कम होगी, लेकिन असर इसका लंबा और बड़ा बताया जा रहा है, इसका दायरा बड़ा है। गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, कहां इसका असर है हम जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे हैं। जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, यानी ये पूरे जो कोस्टल एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर होगा। कच्छ की अगर बात करें तो 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अभी शुरुआती दौर में अभी हवाएं चल रही हैं। द्वारका, जामनगर, मोरबी में भी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी रफ्तार बताई जा रही है। राजस्थान जब आगे बढ़ेगा तो देखिए रफ्तार थोड़ी कम होगी, 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी रफ्तार आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच से जब ये जो रास्ता बता रहे हैं कि कैसे ये गुजर रहा है, सौराष्ट्र और कच्छ से ये बिपरजॉय गुजरेगा और इसीलिए कच्छ में सबसे ज्यादा प्रभाव गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच से गुजरेगा। बहरहाल चलिए इन्हीं जानकारियों के साथ एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हुए, क्योंकि ये थोड़ी वो जानकारियां हैं जिसे जनता इस वक्त जो मैदानी इलाकों की है वो जानना समझना चाह रही है। मैं उत्कल आपके पास आ रही हूं, आप तो अहमदाबाद में हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका असर संपूर्ण तटीय इलाकों को छोड़ के मैदानी इलाकों में भी पड़ने वाला है। खास तौर से जैसा कि हमने देखा कि द्वारका की बात बार बार आ रही है कि द्वारका में ज्यादा लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि पिछले जब जो 1998 में जो तूफान आया था उसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी ने देखा था तो वो द्वारका ने देखा था। इस बार द्वारका को लेकर क्या खास तैयारियां, मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात आपसे कर रही हूँ। लेकिन द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, दीव ये पूरा एकदम कोस्टल एरिया है और द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ पर ऐसे तूफानों का सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर होता है। द्वारका में ऐसे पहले कई तूफान आ चुके हैं, द्वारका ने ऐसे कई विभीषिका देखी है। इस बार भी सबसे अफेक्टेड एरिया जो बताए जा रहे हैं उसमें सौराष्ट्र का द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया बताया जा रहा है। लेकिन द्वारका में, पोरबंदर में और सोमनाथ में सरकार ने सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें द्वारका और सोमनाथ में ज्यादा तैनात है। सरकार का रिहेबिलिटेशन और स्थानांतरण का जो सबसे ज्यादा फोकस है द्वारका और सोमनाथ और पोरबंदर के कोस्टल एरिया में भी है। जैसे आप देख सकते हैं गुजरात में, मैं जहाँ अहमदाबाद में मैदानी एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। जैसे आपने बताया कि कोस्टल एरिया में भी इसका असर होगा और मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखा जाएगा। 2 दिन से यहाँ तेज तूफान और बारिश होती है। अभी जैसे बिल्कुल, यानी पूरा गुजरात एक तरह से अफेक्टेड होगा, लेकिन कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ओपी सिंह साहब आपके पास आते हुए, देखिए एनडीआरएफ को जैसे हमने कहा कि संकट मोचक है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वो कौन से चैलेंजेस होते हैं जिससे दो चार होना पड़ता है एनडीआरएफ की टीम को? और इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं भेट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर की ये सीधी तस्वीरें आ रही थी। मौसम का अंदाजा आपने लगा लिया कि बादल पूरे छाए हुए हैं, वहां पर पूरे इलाके को इवैक्यूएट किया गया है। ओपी सिंह साहब, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपके पास आ रही हूँ, चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं खासतौर से ऐसी सिचुएशन? देखिए, अगर एनडीआरएफ के चैलेंजेस को हम देखें तो उसके 2 बहुत महत्वपूर्ण चैलेंजेस है। एक, प्री डिजास्टर साइक्लोन आने के पहले की क्या चैलेंजेस हैं और साइक्लोन आने के बाद के क्या चैलेंजेस हैं। पहले के जो चैलेंजेस हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, वो सबसे बड़ी है इवैक्यूएशन की, कि हम उस कोस्टल एरिया में जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है उसमें हम लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा और इनफैक्ट 100% हम उनको कैसे इवैक्यूएट करें। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बहुत से लोग इवैक्यूएशन नहीं करना चाहते हैं, वो अपने सामानों को, अपने जानवरों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जानवरों को नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जीविकोपार्जन का है। बहुत से लोग बोट्स वगैरह रखते हैं, नेट्स वगैरह रखते हैं, उसके कारण भी वो इमोशनली अटैच रहते हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी चुनौती है वो इवैक्यूएशन की है। और इवैक्यूएशन के बाद जब हम उन्हें शेल्टर होम में ले जाते हैं, मैं आ रही हूं सिंह साहब आपके पास। इस वक्त देखिए कुछ बयानात आ रहे हैं, द्वारका से जरा सुन लेते हैं। मंदिर को अननेसेसरी बंद नहीं रखना चाह रहे, इसलिए कल अगर सिचुएशन परमिट करेगी तो परसों से यानी कि 16 तारीख से मंदिर को फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते। और मंदिर पे जो ध्वजाजी चढ़ती है वो हाल फिलहाल नहीं चढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जो भक्त है वो ध्वजाजी का पूजन कर सकते हैं। जैसे ही विंड स्पीड और रेन नॉर्मल होगी, हम भी ध्वजा मंदिर, ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर को बंद किया गया है और जैसे ही नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन उसे खोल दिया जाएगा। ये मंदिर प्रबंधन की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी। सिंह साहब, आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं उन चुनौतियों का जिक्र कर रहा था जो प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर के में है।
और सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो बहुत से बिजली के खंभे गिर जाते हैं, मोबाइल टावर्स गिर जाते हैं, ट्रैक्स जो है वो हो जाते हैं, बहुत से पेड़ गिरते हैं जो सड़कों पे गिरे रहते हैं, उनको कैसे क्लियर किया जाए। वैसे वैसे रास्ते जो अस्पताल जाने के हैं, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रास्ते हैं, फिर बाद में दवाइयों बिल्कुल। और आप बात कर रहे हैं सिंह साहब आप चैलेंजेस की, लेकिन एक चैलेंज मैं देख पा रही हूँ, उत्कल के सामने भी एक चैलेंज आ गया है। बारिश भरपूर हुई है और ये हालात अहमदाबाद के बन चुके हैं, वहां पर भरपूर बारिश में उत्कल खड़े हैं। उत्कल आप किसी सेफ एरिया पर आ जाइए क्योंकि तूफान की परिस्थिति बन चुकी है। हम देख पा रहे हैं कैमरे को और आपको दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज आप पहले अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। ओपी सिंह साहब, हमारे दर्शक देखिए, तस्वीरें देख रहे हैं, ये हालत होती है। चुनौती एनडीआरएफ की टीमों के सामने भी है तो चुनौती पत्रकार के सामने भी है। इतने तूफान में भी उत्कल आपको वहां की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। उत्कल, आप जल्दी से कोई कमेंट करना चाहें अगर तो। देखिए, जैसे आपने बताया कि मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। गुजरात के सभी क्षेत्र में इसकी असर देखी जा रही है। 2 दिन से तेज बारिश और तूफान की स्थिति बनी हुई है। आज अहमदाबाद में, यानी कि वी कैन ओनली हियर यू उत्कल, अब आपकी आवाज आ रही है, विजुअल जा चुका है और हम समझ सकते हैं वहाँ की हालात। आप प्लीज कंटिन्यू कर दीजिए जल्दी से, 20 सेकंड में। जी, मैं जहाँ तूफान टकराने वाला है उससे 300-400 किलोमीटर दूरी पर खड़ा हूँ और वहाँ ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि तूफानी इलाकों में क्या स्थिति बनी हुई होगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। ओपी सिंह साहब, देखिए एक चीज तो बिल्कुल तय है, जो एपिसेंटर होता है वहां तो एनडीआरएफ चैलेंजेस के साथ उतर चुकी होती है मैदान में, लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो बहुत सारे ऐसे इलाकों में पड़ता है जिनका कई बार प्री प्रिडिक्शन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ऑल ऑफ सडन ऐसी सिचुएशन होती है तब उस सिचुएशन में एनडीआरएफ कैसे तैयार रहता है? देखिए, साइक्लोन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और यही कारण है कि आईएमडी की जो बहुत अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम पता लगा लेते हैं कि लैंडफॉल कहाँ होने वाला है। और जहाँ पे लैंडफॉल होने वाला है उस क्षेत्रों में, चाहे वो 5 किलोमीटर का हो, 10 किलोमीटर का हो, उन क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टुकड़ियां ज्यादा तैनात होती हैं। और जैसे हमारे मौसम वैज्ञानिक ने भी कहा कि जैसे जैसे वो समुद्र से तट पे आता है और जमीन पे आता है, उसकी तीव्रता कम होती है। और डिस्ट्रक्टिव विंड्स हैं या स्टॉर्म सर्ज है या फिर बारिश हो रही है, इन सब तीनों का प्रभाव जो है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। और हम लोग चाहते हैं कि लैंडफॉल के पास हमारी टुकड़ियां सबसे ज्यादा रहें, वहीं पे सबसे ज्यादा इवैक्यूएशन भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी वहीं सबसे ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती एनडीआरएफ की रहती है और यही कारण है कि हम कितनी जल्दी रिस्टोर करें, हम स्थिति को बहाल करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये कुछ घंटों तक के लिए ये चक्रवात होता है और उस चक्रवात के जाने के बाद जब उसकी तीव्रता कम हो जाती है, बारिश थम जाती है, सिचुएशन कुछ हद तक नॉर्मल हो जाती है, तो लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो रोड हो, ट्रेन हो, एयरपोर्ट्स हो और डेब्री जो हमारे बिल्कुल उनको जितने नुकसान पहुंचा है उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है। बिल्कुल डीपी दुबे साहब, आपके पास आते हुए देखिए, हम इस पर डिस्कशन कर ही रहे थे, उस दौरान हमने अहमदाबाद की तस्वीरें देख ली। उत्कल सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ, वहां पर अचानक से बारिश होती है और एक तूफान का पूरा हिस्सा आता है, रफ्तार के साथ हवाएं चल रही है। ये जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है, ये कहा जा रहा है कि 16 जून तक ये मंद हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पर आ रहा है कि नहीं 2-4 दिनों तक इसका इफेक्ट रहेगा। आपका आकलन क्या कह रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये रियली बहुत स्ट्रांग सिस्टम है, वेदर सिस्टम है और इनिशियली तो इसका बहुत ज्यादा असर है, जैसे अभी कच्छ वगैरह के एरिया में है, द्वारका पे हिट करने वाला है। और जैसे ये लैंड के ऊपर आएगा, जैसे 15 तारीख से उम्मीद करें आप, तो 15 तारीख को तो मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद में फिर ये जैसे गुजरात तरफ जाएगा या मध्य प्रदेश की तरफ और मूव करे। देखिए मैं एक बताऊं कि ये वेदर सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ये तूफान, कि ये वीक होगा और वीक होने के साथ साथ जो ये मूव करेगा तो इवन ये पूरा राजस्थान को क्रॉस करके ये यूपी तक पहुंचेगा। मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, आप सोच सकते हैं। तो शुरू में तो ये जहां जहां हिट करेगा तो बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है, लेकिन उसके बाद वाले एरियाज में, जैसे राजस्थान में कुछ पार्ट, वेस्टर्न पार्ट जो मध्य प्रदेश का है, उसमें भी ये काफी मतलब तेज हवाएं चलेंगी और काफी ज्यादा बारिश होगी, उससे काफी तबाही होगी, लोगों को नुकसान होगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो खैर गुजरात में ही होने वाला है, क्योंकि वहां हिट करने वाला है ये। बकाया जो एरियाज हैं वहां भी नुकसान होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी।
इंटेंसिटी बाकी इलाकों में कम होगी और गुजरात में इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, इसीलिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पूरी तरह से तैयारी सरकार और प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। उत्कल को मैं देख पा रही हूँ, शायद उत्कल अभी गाड़ी के अंदर आ गए हैं क्योंकि बाहर की परिस्थिति हमने देखी, सामने लाइव तस्वीरें आपने देख ली कि वहां पर क्या हालात बनते जा रहे हैं। मैं डीपी साहब आपसे ही जो खासतौर से जो आम जनमानस है, देखिए तैयारी सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करती है, ये तो इस पर चर्चा हो जाती है, लेकिन खुद के लिए भी कुछ तैयारियां होती हैं। तो गुजरात की जो कोस्टल एरिया है वहां की जनता के लिए और जहां जहां ये तूफान इफेक्ट डालने वाला है वहां की जनमानस के लिए आपकी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या होगा? डीपी दुबे साहब। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो ये है उसका कि ये जो गवर्नमेंट ने जो भी अलर्ट जारी किए हैं, एक्चुअली हमको उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने फॉलो नहीं किया तो इससे हमको काफी नुकसान हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अलर्ट रहें और जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं या मौसम विभाग की तरफ से मिल रही हैं, उसको हम फॉलो करें, तो जो है ना, अपने आप को सेफ रखें। जी, आप जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उसको फॉलो करें और खुद से ही अगर सरकार और प्रशासन ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने अपनों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये जो महातूफान है वो महाकहर बरपाने वाला है, लेकिन इस महाकहर पर पूरी तरह से पार पाने के लिए हम भी तैयार हैं। जिस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने कमर कस ली है, सरकार और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, वो ये बता रही है कि तूफान भले ही तीव्रता के साथ आगे आ रहा हो, लेकिन हम भी उसी तीव्रता के साथ उस तूफान से आंख मिलाने के लिए तैयार हैं। द्वारकाधीश सभी की रक्षा करें, इसी कामना के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।